नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और जो 20 नंबर का सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, यद्यपि उसके कुछ सिलेबस में चेंज आया है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, कंटेंट में तो डिफरेंस आ जाएगा, बट पॉइंट इज जो ये छोटे छोटे आंसर में लिख के बता रहा हूँ आपको, उसका पर्पस ये है कि आप अपना कंटेंट इस तरीके से तैयार करो कि आपको आंसर ऐसे लिखना है। देखो, ये सोचो कि पढ़ लेता हूं मैं फिर पहले उसके बाद आंसर प्रिपेयर करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमें पढ़ना ही इस तरीके से है कि मुझे आंसर ऐसा लिखना है। मेरी अप्रोच अभी से ही, क्योंकि आप लोगों के पास सीमित समय है। आप अगर आपके पास 1 साल होता तो मैं ये कहता कि हाँ ठीक है, पहले इकट्ठा कर लो 6 महीने, फिर 2 महीने प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद 2 महीने बाद आप उसको बेटर बना लेना। नहीं, आज की तारीख में आपके पास ये समय नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए मैं आपको अभी से आंसर लिखने के वो इसे कहते हैं फॉर्मेट या फ्रेमवर्क जो है कि भाई ये पैटर्न है, इस तरीके से आंसर लिखना है। तो जब मुझे इस तरीके से आंसर लिखना है तो मैं उस तरीके से ही मटेरियल इकट्ठा करूं ना। मटेरियल में डिफरेंट, आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होगे कि भैया अब जब मुझे बनानी गट्टे की सब्जी है तो मैं बेसन इकट्ठा करूंगा ना, बेसन इकट्ठा करूंगा। अब मैं उसके लिए पत्ता गोभी थोड़ी इकट्ठा करूंगा, बेसन की गट्टे की सब्जी बनानी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उसका मटेरियल इस तरीके से इकट्ठा करो कि आंसर ऐसे लिखे जाए। तो ये समाजशास्त्र की कॉपी है, 73 आउट ऑफ 100 है, ठीक ठीक मार्क्स हैं। पहली चीज, उपकुर्बान और नेस्टिक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो उसमें मैंने पहले तो परिभाषा बताई, कौन सा संस्कार है, उसके अंतर्गत ये दो चीजें आती हैं, क्या होता है ये बता दिया, ये दोनों की परिभाषा बता दी, आयु वर्ष सीमा बता दी। तो ये पूरी परिभाषा जो है एक्सप्लेन कर दी कि किस व्यवस्था में आता है, इस व्यवस्था का मतलब क्या है। नहीं तो सामान्यतः आदमी क्या शुरू करता है, उपकुर्बान, ये यहां से शुरू करता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यहां से शुरू नहीं करना, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज जो भी है संभव हो सके वो लिखनी है। दूसरा है काम पुरुषार्थ की बात की है तो उसमें ये देखो संस्कृत का एक श्लोक लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये नहीं लिखेगा, क्यों? क्योंकि इसने काम की बात की तो मैंने पुरुषार्थ की परिभाषा लिखी है कि पुरुषैर्थते इति पुरुषार्थ। सॉरी, उच्चारण में थोड़ी अभी गड़बड़ हो रही हो, लेकिन याद रखना और उसी से काम चलेगा। तो उन पुरुषार्थों में से एक है। फिर मैंने इसकी पूरी परिभाषा बताई कि इसका क्या तात्पर्य है और कौन से उपनिषद में लिखा हुआ है, मैंने इसका भी उल्लेख कर दिया है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। सामान्यतः ये चीजें जो है ना, ये इतना उल्लेख हर जगह नहीं किया जाता। संस्कार की, अब किसी से संस्कार की परिभाषा जब पूछी जाएगी तो वो यहां तक लिख के छोड़ देगा। समझो कि मनुष्य की शारीरिक मानसिक और ये परिभाषा है और ये इसके लिए आवश्यक है। लेकिन मैंने जो 16 संस्कार हैं वो पूरे के पूरे विद लाइन, सारे लाइन से लिखे थे। और यस, इनको याद करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने रटे, और वो रटा हुआ सही है कि नहीं है यही टेस्ट करने के लिए मैंने इन सब को यहाँ पे लिखा है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ तुम्हें, मैंने रटे, मैंने याद कर लिए, लेकिन क्या मैं उनको प्रोड्यूस कर पा रहा हूं? अगर कोई क्वेश्चन ही पूछ ले षोडश संस्कार का, तो क्या वो षोडश संस्कार लाइन से मैं बता पाऊंगा? तो ऐसे मुझे याद रखने का मैंने टेस्टिंग ऐसे की। अपन कहते हैं ना कि सर याद करते फिर याद नहीं रहता, तो टेस्टिंग करो अपनी की याद नहीं है। जब वहां प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे ना, तब पता चलेगा अरे यार 8वें नंबर वाला याद नहीं आ रहा या 12वें वाला याद नहीं आ रहा, तो घर जाके उसको देखोगे कि यार वो 8वां और 12वां याद कर लो, और फिर आप वो हमेशा याद रखोगे, ये मैं बता दूं। ठीक है, अब एम एन श्रीनिवास भारतीय समाज में योगदान के बारे में, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं इस बार। पश्चिमीकरण और ये संस्कृतिकरण, दोनों कॉन्सेप्ट इस बार ऐड कर दिए हैं। पहले केवल संस्कृतिकरण हुआ करता है, इस बार डायरेक्टली ऐड है। तो ये उनकी बुक्स के भी नाम है, एक्चुअली ये उनके बुक्स के नाम है। ठीक है, और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान है, और इन पुस्तकों की रचना भी द रिमेम्बर्ड विलेज है, भारतीय गांव, मैसूर में विवाह, ये सब उनकी बुक्स के नाम है। तो बुक्स के नाम भी 5-5 6-6 याद किए थे। हर राइटर की मिनिमम 4 बुक्स के नाम याद किए थे। तो ये कुछ फैक्ट, ये 20 मार्क्स वाले में देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये समझो, इस चीज को तुम जब देख लोगे ना इसके क्वेश्चन को, तो ये समझ में आएगा कि इसमें बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें फैक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा। तो हमेशा फैक्ट को पकड़ के रखो कि यार ये फैक्ट हमें याद रखना है, और ये फैक्ट याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। जजमानी व्यवस्था है, जनमानी व्यवस्था। आप ये देखो कि मैंने परिभाषा तो लिखी लिखी जजमानी व्यवस्था की, उसके साथ साथ दो जो थिंकर थे, वाइजर एंड ड्यूमोंट, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है ये सब भी मैंने लिख दिया है। ये कोई नहीं लिखता, ये मैं बता दूं, ये 2 नंबर मिले भी है।
ठीक है, यही डिफरेंस है। ऐसे याद रखना है, ध्यान रखना। आई होप समझ रहे होगे तुम लोग। पश्चिमीकरण की परिभाषा है, पश्चिमीकरण की परिभाषा लिख दी अपन ने, और उसके बाद श्रीनिवास, और ये किसने दी इस परिभाषा? जो श्रीनिवास एम.एन. श्रीनिवास साहब हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी थी, और मैंने ब्रैकेट में लिख दी कि ये एम.एन. श्रीनिवास जी की परिभाषा है। तो ये याद करना पड़ेगा। ये बिल्कुल रटना ही पड़ेगा। मानो इस चीज को आपको लगता है कि कैसे रटें, लेकिन रट लोगे जब आप लगे हुए हो ना, सब रट लोगे आप। 2 प्रकार, इसके प्रकार भी बता दिए, और मैं बता रहा हूं आपको, कल भी समझाया था हमने, 5 नंबर की तैयारी का आंसर है ये। उसको मैंने थोड़ा कंसाइज करके लिख दिया है, समझ रहे हो। वापस से कहता हूं कि ये जो छोटे छोटे 20-20 नंबर वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें 5 नंबर की तैयारी करो, उसको 2 नंबर में लिखे हो। 2 नंबर की तैयारी मत करो। और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। आपद धर्म की जो अवधारणा है उसके बारे में पूछा तो बता दिया भाई, नीति शास्त्रीय अवधारणा है, क्या है मृच्छकटिकम। हाँ, ये चीज मैंने नहीं लिखी थी, लेकिन फिर ये मैंने ऐड करके अपने नोट्स जो है उनमें डाल दी कि भाई मृच्छकटिकम में इसका उल्लेख किया गया। मुझे याद नहीं थी, पढ़ा हुआ था मेरा, मैं बताऊं आपको, ये मेरा पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे उस समय रिटेन नहीं किया और मैं आंसर में लिख के नहीं आया था। लेकिन उसके बाद अगर आता तो मैं 100% इसको लिख के आता, ठीक है। गृहस्थाश्रम के बारे में पूछा उन्होंने, तो भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक विभाजन का द्वितीय चरण है, आयुवर्ष लिख दिया, सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, पाणी संस्कारों की पूर्ति, 3 ऋण जो और 5 महायज्ञ उनकी पूर्ति करते हैं। तो 3 ऋण भी लिख दिए। ऋषि ऋण भी होता है एक, मेरा ऋण ले रहे हो। खैर मजाक है, मजाक के लिए, कोई बात नहीं। देव पितृ, ये सारे ऋण हैं और अभी पढ़ने पड़ेंगे। और ये यहाँ समाजशास्त्र में पढ़ो नहीं पढ़ो, वहां पे पढ़ने पड़ेंगे। कहाँ पे? एथिक्स में आपको कुछ कुछ चीजें में से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ऋत और ऋण की अवधारणा तो है ही है, वो पढ़नी ही पड़ेगी। केतकर के अनुसार जाति की विशेषता, आप देखो क्या है, बिल्कुल 2 थी। एक ये जन्मजात प्रमुख विशेषता, तो इसमें देखो आधा नंबर मिला, उसके कारण है। ऑल तो मुझे आती थी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आंसर इसका अच्छा नहीं लिखा। पहले मुझे बुक लिखनी चाहिए थी, कौन से बुक में मैंने लिखा है। और दूसरा है कि विवाह पर प्रतिबंध नहीं होता है, अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध होता है। तो ये देखो, ये कितना शब्द से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। मेरे को यहाँ लिखना था अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध, और उसके कारण ही देखो ये सेंटेंस गलत ही हो गया मेरा। समझ रहे हो इस चीज को। बाल श्रम की परिभाषा, आप देखो यूएन की परिभाषा डाली मैंने इसमें बाल श्रम की। यूएसए में क्या माना जाता है वो भी डाला मैंने। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या मानता है उसकी भी परिभाषा डाली। और साथ ही साथ भारतीय श्रम कानून वो क्या कहता है वो भी मैंने डाली। तो 4 चीजें डाल दी, तो 2 नंबर देंगे ही देंगे, क्यों नहीं देंगे। और बालक को लिखा भी है, बालक पे स्टार लगा के बताया कि स्टार का मतलब यहाँ पे ये कि बालक की परिभाषा ये है अलग अलग। अब वहां पे अगर आप लिखते तो टिपिकल हो जाता, लेकिन ये एक पैटर्न है आंसर को लिखने का, ठीक है। सेकुलराइजेशन का बात पूछी उन्होंने कि भाई क्या होता है, परिभाषा लिख दी। और राधाकृष्णन साहब का एक स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली उनका स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो इसको मैंने उल्लेख किया है। ऑल तो 1 नंबर मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुम कोशिश करना और थोड़ा सा अच्छा लिखो। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय प्रस्तावना में से जोड़ा भी किया, तो ये भी एक फैक्ट डाल दिया था मैंने उसमें। कहने का मतलब है कोशिश पूरी की कि नंबर कहीं नहीं कटे, लेकिन फिर भी कटते। तुम देख लो, फिर भी 1 ही नंबर मिला है, तो नंबर तो कटते हैं। इसलिए हमें प्रयास ये करना है हम सारी अच्छी चीजें कर दें। हम अपनी तरफ से गट्टे की सब्जी तो अच्छी बनाए ना यार, सही है। अगर हम अपनी तरफ से गट्टे की सब्जी अच्छी नहीं बना पा रहे तो गड़बड़ है। हमने तो अपनी बना दी, अब सामने वाले को स्वादिष्ट लगे नहीं लगे वो बात की बात है। और जहां तक हम समझते हैं कि अगर हम पूरी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले को स्वादिष्ट लगेगी ही लगेगी, ठीक है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे 5 विशेषताएं लिखी मैंने 2 नंबर में। किसने दी, कब दी, कुर्ग में रहते हुए, कौन सी बुक है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। समझ रहे हो बात। फिर सामाजिक मूल्यों की परिभाषा है, तो सामाजिक मूल्यों की परिभाषा है वैसे तो सिंपल तरीके से दे दी। फिर श्री राधा कमल मुखर्जी, ये बहुत बड़े सोशलॉजिस्ट थे, घुरई साहब, एम.एन. श्रीनिवासन साहब और फिर राधा कमल मुखर्जी, इनके प्रमुख नामों में से एक है। भारत में जो समाजशास्त्री विचारों हैं, तो उनकी जो परिभाषा थी मैंने वो परिभाषा भी लिखी है, और 2 नंबर मिल गए। तो एक तो सिंपल परिभाषा लिखी, सामान्य शब्दों में लिखा हुआ है, और दूसरा फिर उनकी पर्टिकुलर एक थिंकर की परिभाषा दे दी। तो यही है, जब भी थिंकर हो तो थिंकर को जरूर डालो, और हाँ इनको रटना पड़ता है। नेक्स्ट, अर्थ पुरुषार्थ। अब वहां काम पुरुषार्थ था, यहाँ अर्थ पुरुषार्थ पूछ लिया, तो फिर वापस से मैंने वो चीज ऐड की ना। बीजी गोखले साहब की परिभाषा लिखी, देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग है। वहां क्या किसकी लिखी थी परिभाषा, एम.एन. श्रीनिवासन साहब, यहाँ पे किसकी लिखी, बीजी गोखले साहब। सामाजिक मूल्यों के प्रकार के बारे में बताओ। अब देखो
दुनिया एक डिवीजन करके छोड़ देती, मैं बता रहा हूं तुम्हें। और या फिर यही यहाँ पे मैंने परिभाषा भी लिखी है, लेकिन मैंने तो जो पढ़े मैंने तो सारे लिख दिए, ठीक है। सामाजिक मूल्य, राधा कमल मुखर्जी के हिसाब से ये सामाजिक मूल्य है, पैरी के हिसाब से ये सामाजिक मूल्य है, और राजनीति ये यहाँ पे मेरे को एक भूल गया था, मेरे को याद आ रहा है। देखो ये हमारा टेस्टिंग की, ये मैं भूल गया था चौथा पॉइंट, फिर आके वापस मैंने याद किया इसको कि स्प्रेंगर के हिसाब से ये सामाजिक मूल्य है। पंच महायज्ञ है, तो पंच महायज्ञ बता दिए कि पंच महायज्ञ क्यों होते हैं, गृहस्थाश्रम में कौन होते हैं, क्या क्या पर्पज है, ब्रह्म है, देव है, पितृ है, मनुष्य है, भूत है, इन सबको बता दिया और इन सबका डिटेल भी बता दिया। फिर भी 1.5 नंबर मिला है, पता नहीं और क्या चाहते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार होता है एक, 8वां संस्कार है, नंबर भी लिखा है, 2 नंबर है। केश पहली बार काटे जाते हैं, मुंडन जड़ूला भी कहते हैं। कर्णवेदर संस्कार होता है, इससे पहले कौन सा संस्कार है, उसके बाद में कौन सा संस्कार है, ये भी लिख दे, तो उससे उसको ये भी पता चल गया कि भैया मुझे संस्कार के बारे में जानकारी है, ठीक है। अभी देखो ये प्रथाओं वाला जो क्वेश्चन है मुझे एक्चुअली नहीं आता था, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, 0, मेरे को बिल्कुल नहीं आती कि प्रथाओं से आपका क्या तात्पर्य है, और उसमें मैं लेके आया हूं 2 नंबर, ये सच बता रहा हूं तुम्हें। लेकिन कॉमन सेंस मेरा कहता है कि प्रथा यार वही तो होगी कि है ना, जो चली आ रही है और लोग उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, इतना था। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को, अब तुम पढ़ो उसको, प्रथाओं से तात्पर्य उन निश्चित क्रियाओं से, कि भाई निश्चित ही तो होती ना, ये प्रथा का मतलब निश्चित है कि भाई ऐसे समय पे ऐसा ही होना है, गतिविधियों से है जो एक समूह विशेष द्वारा, एक समूह विशेष, भाई प्रथा समूह विशेष की होती है, पूरे समाज की होती है क्या, नहीं, समझ रहे हो इस चीज को। जैसे लाटा कूटा प्रथा है, वो अलग पर्टिकुलर एक समूह विशेष की प्रथा है। ध्यान रखना, शब्दों का चयन बहुत ज्यादा जरूरी, जब आपको कोई चीज नहीं आती है तो शब्दों का चयन बहुत ज्यादा जरूरी है। आती है तो आपको चयन करने की परेशानी नहीं ना, नहीं आती तो है। एक निश्चित परिस्थिति में की जाती है, ठीक है, एक क्रिया है जो निश्चित है, एक विशेष समूह द्वारा एक निश्चित परिस्थिति में की जाती है। अब मैंने श्री देसाई जो है रूरल सोसाइटी इन इंडिया, एक उनकी बुक थी, उसका कोटेशन भी डाल दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि रूरल सोसाइटी की जब भी बात होगी तो प्रथा की बात जरूर होगी, ठीक है। और फिर मैंने इनके सबके एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से 0 से 2 नंबर लेके आया हूं मैं इसमें, एक्चुअली 0 से 2 नंबर लाया हूं, मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, मैं सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। तो इस तरीके से कोशिश करो। मोक्ष से आप क्या समझते हैं, मोक्ष में वापस से वो परिभाषा लिख दी अपन ने और मोक्ष की कहानी लिख दी, कैवल्य भी हो गया, निर्वाण भी हो गया, जो भी है पुरुषार्थ सिद्धि, जो भी कहानी लिखनी थी। असंस्कृतिकरण की बात है, अभी देखो सामाजिक आर्थिक विश्लेषण 1952, ठीक है, उसमें एक ये जो बुक थी उसमें लिखना है, बस ये कि उदाहरण नहीं लिखे, इसलिए मेरा आधा का नंबर जो है वो कट गया था। एम.एन. श्रीनिवासन साहब का एग्जाम कोटेशन कर दिया। तो इस तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करो। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो आई होप तुम्हें इसका वापस से कोर और स्पिरिट समझ में आ गया, तो इस हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो संविधान है इसलिए आज मैं सक्षम हूं आपको ये ज्ञान देने में, और वो संविधान है इसलिए आप सक्षम हैं आज मुझसे ये ज्ञान लेने में। इसलिए हमारा लक्ष्य हमेशा उस संविधान की रक्षा करना होना चाहिए। चलिए बाय बाय।